हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। चाहे सीबीएसई, यूपी, एमपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान बोर्ड हो, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी स्टूडेंट्स, इन कोर्सेज को आपको कुछ भी पे नहीं करना है लेने के लिए, यानी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसका एडवांटेज ज़रूर से ज़रूर उठाइए। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो मेक श्योर कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके जो लिंक्स दिए गए हैं आप उन पर क्लिक ज़रूर से ज़रूर करें। सारे ई नोट्स जो है स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में अवेलेबल हैं और काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट्स भी आपको इसमें मिलेंगे, तो मेक श्योर कि इसका भी फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर द लास्ट लेसन। तो जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हमने दो टाइप के क्वेश्चंस को कवर किया है, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और दूसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, राइट। ये सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में अपीयर हो चुके हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड 2012 में ये हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अपीयर हुआ था। तो इसीलिए आपको ध्यान से प्रैक्टिस करना है, समझना है हर क्वेश्चन, उसके आंसर को, उसके एक्सप्लेनेशन को। ज़रूरी नहीं है कि अगर आगे जो एग्ज़ाम आपका जो होने वाला है 12th बोर्ड, उसके अंदर एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाएगा, नो। लेकिन इससे ये आइडिया लगता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं और किस तरीके से आपको आंसर देना है, राइट स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल। यानी बर्लिन से आया हुआ जो ऑर्डर था उसकी वजह से, ऑर्डर का मतलब होता है जो भी निर्देश जारी किए गए थे बर्लिन की तरफ से, उस निर्देश का, उस ऑर्डर का स्कूल्स जो हैं, अल्सैस में जो स्कूल्स हैं उस पर क्या असर पड़ा था। यहाँ पर अल्सैस जगह का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन ये ऑब्वियस है कि अगर जिस चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें दो ही जगह के बारे में बात हो सकती है, या तो अल्सैस या फिर लॉरेन, और जहाँ की ये सेटिंग है वो सेटिंग है अल्सैस की, राइट। तो अल्सैस के स्कूल्स में क्या असर पड़ा था बर्लिन से आए हुए इस ऑर्डर का या निर्देश का। The order from Berlin directed schools in the districts of Alsace and Lorraine in France to teach German instead of French। यानी अब इन दोनों ही जगह पे फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, यहाँ क्या पढ़ाया जाएगा, सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। सिंस ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपको यही आंसर लिखना है, लेकिन बिल्कुल हो सकता है कि ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी आए। उस केस के अंदर आपको इसे किस तरह से एक्सप्लेन करना होगा स्टूडेंट्स, तो आप वहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं, आप उससे क्या क्या हानि होगी इससे, ठीक है। यानी फ्रेंच भाषा अगर आप नहीं आ रही है फ्रेंच लोगों को, तो इससे उनको क्या क्या हानि और क्या क्या नुकसान होंगे, आप उनके बारे में बात कर सकते हैं। इसके अलावा कितना ज़्यादा, और एक स्लेव शब्द जो है स्लेवरी, इसे ज़रूर से ज़रूर आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्लेवरी वर्ड ज़रूर मेंशन करें। जहाँ पर भी इस चैप्टर के क्वेश्चन के किसी भी आंसर में अगर ज़रूरत लग रही है, ज़रूर ये वर्ड मेंशन करें कि अगर फ्रेंच भाषा नहीं सीखी फ्रेंच लोगों ने, तो सबसे पहले स्लेवरी का सामना करना पड़ेगा। स्लेवरी यानी गुलामी, और किसकी गुलामी, हमारे ही देश में हम ही गुलाम बन कर रहे हैं। वो कैसे, क्योंकि हमारे देश में हमारी ही जगह पे किसी दूसरे देश का अब कब्जा है, तो इसलिए हमें वो गुलामी स्वीकार करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे देश में जो भाषा हमारी है उस पर हमने ध्यान नहीं दिया। तो ये सबसे ज़्यादा अहम पॉइंट है स्टूडेंट्स। मेक श्योर इन पॉइंट्स को आप भी लिखते जाएं, क्योंकि ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को फ्रेम करने में बहुत आपकी हेल्प करेंगे, राइट। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में भी इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर समझाया था, जो एक्सट्रैक्ट था कि किस तरीके से अगर जर्मन हावी हो गई तो आपकी खुद की भाषा आपको नहीं आती, तो जो की एक होती है, यानी किसी भी केज से बाहर निकलने की कौन सी केज है, ये जो कब्जा हम पर हुआ है उससे बाहर निकल, क्योंकि एक तरीके की कैद में हम हैं,
वो पॉइंट्स भी आप समझा सकते हैं जो मैं ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का जो वीडियो है एक्सप्लेनेशन में भी ऑल्दो समझाया है, लेकिन एक्सट्रैक्ट बेस्ड में भी समझाया है, तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर चेक कीजिएगा। राइट, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है स्टूडेंट्स। सिर्फ याद नहीं करना, मेमोराइज नहीं करना, डिटेल में समझना भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रांस रिएक्ट टू द डिक्लेरेशन दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। यानी जब फ्रांस, ये जो लड़का है, जब इसको पता चला कि उनका जो अभी जो फ्रेंच लेसन होने वाला है ये आखिरी फ्रेंच लेसन है, यानी मिस्टर हमेल द्वारा दिया जाने वाला आखिरी लेसन है, ये आखिरी लेक्चर है। जब फ्रांस को पता चलता है तो उसका क्या रिएक्शन आता है, उसको क्या महसूस होता है, उसकी क्या फीलिंग्स है, बेसिकली उस आपको यही बताना है। फ्रांस वॉज शॉक्ड एंड सैड व्हेन ही हर्ड दिस न्यूज़। यानी फ्रांस बहुत ही ज़्यादा चौंक गया था और बहुत ज़्यादा उदास था। अब अगर तो आपने ये एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा है तो आपने चैप्टर को अच्छे से समझ लिया होगा और आपको पता होगा कि फ्रेंच भाषा को सीखने में फ्रांस की कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था फ्रांस को। राइट, उसके बावजूद भी जब फ्रेंच भाषा पर रोक लगा दी गई है कहीं ना कहीं कि आखिरी लेसन होगा ये सुनकर ताज्जुब करना तो बनता है, क्योंकि ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था फ्रांस। लेकिन सैड होना क्यों बनता है, दुखी क्यों होता है वो? उसे तो उल्टा खुश होना चाहिएगा। फ्रेंच सीखने में तो उसको वैसे ही शौक नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा है, अब से फ्रेंच नहीं सीखी जाएगी, फिर भी वो, और नया कुछ सीखेंगे अब, फिर भी वो यहाँ पर उदास था। ऐसा क्यों? Suddenly he developed a liking for his language and was keen to learn French. Keen का मतलब होता है उत्सुक होना, और अचानक से एक इच्छा जागरूक हो जाना कि हाँ नहीं, अब तो मुझे फ्रेंच सीखनी है। राइट, ही वॉज रिमोर्सफुल फॉर नॉट लर्निंग वेल इन द पास्ट एंड वॉज सैड दैट हिज टीचर मिस्टर हमेल वुड गो अवे। इसका क्या मतलब हुआ? वो इसलिए रिमोर्सफुल मतलब उसको इस चीज़ का बहुत अफसोस हो रहा था। अफसोस होना, पछतावा होना। रिमोर्सफुल यानी पछतावे से भरा हुआ था इस वक्त फ्रांस। रिमोर्सफुल का यही मतलब है। सो ही वॉज रिमोर्सफुल फॉर नॉट लर्निंग वेल, अच्छे से नहीं सीखने के कारण, क्योंकि उसने इतना समय था, इतनी सालों से जो है मिस्टर हमेल सिखा रहे थे, लेकिन वो समय का सदुपयोग ना करते हुए उसने उसको तो बर्बाद करा, ढंग से सीखा नहीं। और अब जब मिस्टर हमेल जा रहे हैं तो उसको समझ में आ गया कि अब तो मेरा भविष्य का भी मौका भी ख़त्म हो गया। राइट, यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है कि शॉक, कि किस तरीके का क्या रिएक्शन क्या है, वो आपको पता चल गया कि फ्रांस का रिएक्शन क्या था। वो बहुत ही शॉक्ड था और सैड था। उसे ही आगे एक्सप्लेन किया गया है कि अचानक से जैसे उसे पता चला कि लास्ट फ्रेंच लेसन है, अचानक से उसे फ्रेंच भाषा में दिलचस्पी सी हो उठी, और जैसे ही उसे पता चला कि मिस्टर हमेल आज के बाद कभी नहीं पढ़ाने वाले हैं फ्रेंच भाषा, इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा पछतावे से भर गया। राइट, ये तो हमें रिएक्शन का पता चल गया। अब ये क्वेश्चन और किस तरीके से आपके सामने आ सकता है? आपको सामने इस तरह से आ सकता है कि ऐसा क्यों हुआ कि वो सैड था। वाई सो, वाई फ्रांस वॉज सो सैड, जबकि उसे तो पसंद ही नहीं थी फ्रेंच लैंग्वेज। वेल, फ्रेंच को सीखना, शायद वो जो प्रोसेस है, शायद वो फ्रांस को पसंद नहीं थी, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। आज मैं ये कर लूँ, आज मैं वो कर लूँ, आज तो मैं पतंग उड़ाऊँ, आज तो मैं खेलने जाऊँ। इस तरीके की अलग अलग एक्टिविटीज़ में उनका ध्यान ज़्यादा रहता है बजाय पढ़ाई के, है ना कहीं फ्रांस भी छोटा है तो उसका भी जो इंटरेस्ट है बाकी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा है, क्रिएटिविटी में ज़्यादा है। इसी प्रोसेस में उसको ये एहसास नहीं हो पाता है कि फ्रेंच किस हद तक ज़रूरी है। ये एहसास उसको कब पता चलता है? जब उसको ये समझ में आ जाता है कि कल से फ्रेंच नहीं पढ़नी है। ये वो पॉइंट है स्टूडेंट्स, दिस इज़ दैट पॉइंट जहाँ फ्रांस को ये लगता है कि एक सेकंड में समझ में आ जाता है कि फ्रेंच भाषा किस हद तक पसंद है और फ्रेंच भाषा किस हद तक ज़रूरी है मेरे लिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें बोलकर सिखाई नहीं जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा लगाव हमारे माता पिता के टूवर्ड्स कितना है। हम क्या रोज़ बोलते रहते हैं कि हमारा लगाव हमारे मम्मी पापा की तरफ बहुत ज़्यादा है? हम नहीं बोलते हैं। ये एक लगाव होता है और हमेशा रहता है, एग्जिस्ट करता है।
हमें रियलाइज़ कब होता है इसके बारे में, एहसास कब होता है, जब अचानक से हमें हमारे मम्मी पापा से दूर कहीं जाना पड़े। जैसे कई बच्चे जब मान लीजिए हॉस्टल जाना पड़ता है या किसी भी वजह से कहीं दूसरे शहर जा रहे हैं, तो 2-3 दिन के बाद हो तब तो ठीक है, लेकिन एक लंबा समय हो तब समझ में आता है, तब पेरेंट्स की एक वैल्यू समझ में आती है कि मम्मी पापा नहीं है, मम्मी होती तो ये वाला काम कर देती, पापा होते तो ये सिखा देते, समझा देते। तो कोई चीज़ जब हमारे पास नहीं रहती उसकी वैल्यू का रियलाइजेशन तभी होता है हमें, उसके पहले हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये तो हमारे पास ही है। एग्जैक्ट सेम फ्रांस के साथ यहाँ हुआ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये सेम क्वेश्चन तो 2013 में भी आ चुका है। इसके अलावा जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि ये जो वर्ड है सैड, इसे लेकर बिल्कुल एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, स्पेशली लॉन्ग आंसर टाइप में भी फ्रेम हो सकता है कि फ्रेंच भाषा को सीखना नहीं पसंद करते हुए भी उसको बुरा क्यों लगा फ्रांस को। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर है। बेटा प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा, ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत यूज़फुल, हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वाई वर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सिटिंग इन द क्लासरूम। ये क्वेश्चन जो है 2014 में आ चुका है। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो मैं अभी आपको बता रही हूँ लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस सीखी। जो पिछला क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये जो सैडनेस वाला पॉइंट मैं आपको बता रही थी कि फ्रेंच लैंग्वेज पसंद ना होने के बावजूद उसको अचानक से एहसास हो रहा है कि फ्रेंच भाषा कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रांस इतना छोटा है, उसको एहसास हो रहा है। इस बात को सपोर्ट करने के लिए आप ये पॉइंट्स भी लिख सकते हैं जो इस क्वेश्चन के अंदर अभी आएंगे। कैसे? The elders of the village came to the classroom to attend the last lesson of French in the school as a mark of respect to the French teacher Mr. Hamel, who had been teaching there for the last 40 years. इसका मतलब क्या है कि जितने भी बड़े बुजुर्ग थे गांव के या अल्सैस जगह के, वो सारे के सारे क्लासरूम के अंदर आ गए थे मिस्टर हमेल का लास्ट लेक्चर अटेंड करने के लिए। 40 सालों से मिस्टर हमेल पढ़ा रहे थे और उनको एक तरीके से मान सम्मान देने के लिए, उनकी रिस्पेक्ट देने के लिए कि भाई इनका आखिरी लेसन है आज, इतने सालों से ये सिखा रहे हैं, कल चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए कभी हम मिल नहीं पाएंगे, तो आज जो इनका लास्ट लेक्चर है वो देखने हम ज़रूर जाएं। ये एक रिस्पेक्ट है। ये एक पोर्शन हो गया। दूसरा, these elders had not studied well and could not read and write their mother tongue. ये जो बुज़ुर्ग है ना, जब इनके पास भी समय था, जब मिस्टर हमेल सिखाते थे, उस समय ये बुज़ुर्ग भी तो सीख सकते थे, ये अपनी मातृभाषा फ्रेंच लैंग्वेज सीख सकते थे, लेकिन इन्होंने पढ़ना लिखना नहीं सीखा और आज ये इलिटरेट है, मतलब पढ़े लिखे नहीं है। फ्रेंच एंड सो as it was the last opportunity for them, they came to attend the class. और ये एक आखिरी मौका था इन सभी बुज़ुर्गों के लिए, ये आखिरी मौका था इन सभी बुज़ुर्गों के लिए कि आखिरी लेसन में वो कुछ तो सीख कर जाएँ, कुछ तो देख कर जाएँ कि जो उन्होंने पिछले 40 सालों में गंवाया है, कुछ तो उसका अंश इस आखिरी लेसन में जाते जाते वो सीख पाएँ। राइट, बेसिकली ये इस क्वेश्चन का आंसर है, विच इज़ वेरी सिंपल। ओके, अब यहाँ पर फिर से मैं पिछले वाले क्वेश्चन पर जाती हूँ। आप अगर सोच रहे हैं कि मैम बार बार वो सैडनेस वाले पॉइंट पर क्यों है, बिकॉज इट इज़ अगेन आई एम टेलिंग यू वेरी इंपॉर्टेंट। जो आंसर मैंने उसका आपको एक्सप्लेन करा है कि कोई चीज़ पसंद ना आते हुए जब आपको रियलाइज़ उसका होता है, वो रियलाइजेशन, उस पॉइंट में जो रियलाइजेशन होता है तब हमें समझ में आता है कि हमारे लिए वो चीज़ कितनी महत्वपूर्ण है। जैसे फ्रांस को रियलाइज़ हुआ कि फ्रेंच लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसका अचानक से इंटरेस्ट जाग गया कि आज मुझे सब कुछ सीखना है। और अगर एक्सप्लेनेशन याद हो तो जो लास्ट लेक्चर में जितना बढ़िया तरीके से फ्रांस ने सब कुछ सीख पाया था, समझ पाया था, उसके पहले आज तक इतना बढ़िया कभी नहीं समझ पाया था। इस पूरे आंसर को सपोर्ट देते हुए आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, ये वाले, कि गांव वाले जो बुज़ुर्ग लोग थे उन्होंने भी अपने 40 साल बर्बाद करे और सीखा नहीं फ्रेंच लैंग्वेज। तो ये सपोर्ट में ये लाइंस भी आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि जैसे गांव वालों ने नहीं सीखा था, आज उन्हें अफसोस हो रहा है। राइट स्टूडेंट्स, आई होप अभी तक ये तीनों क्वेश्चंस, इनके एक्सप्लेनेशंस अच्छे से क्लियर है। इन तीनों क्वेश्चंस के से
क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया, उनका आपको पता होना चाहिए। हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में भी आए, हो सकता है लॉन्ग आंसर टाइप में भी आ जाए, जैसे भी आ जाए आपको प्रिपेयर्ड रहना है अच्छे से, राइट। अगर इस एक्सप्लेनेशन में या इनमें से जो दूसरे क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैंने आपको सिखाया, अगर उसमें समझने में आपको कोई भी डाउट है कि मैम आपने कैसे समझाया, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछना नहीं भूलेंगे स्टूडेंट्स, राइट। मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मुझसे अपने डाउट्स पूछें और इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन अराउज्ड अ पर्टिकुलर ज़ील इन द स्कूल, कॉमेंट। ये क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अपीयर हुआ है 2015 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? बर्लिन से जो ऑर्डर आया है उसकी वजह से एक किस्म, ज़ील का मतलब होता है उत्साह। उत्साह का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव वे में नहीं है, मतलब एक हलचल सी फैल जाना हर जगह, सब लोगों का सोचना अरे क्या हुआ क्या हुआ, ठीक है, एक्साइटेड से हो जाना, राइट, कि क्या हो गया, सब सोचने में पड़ गए कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, राइट। तो ये ऑर्डर जो आया तो सभी लोगों के, मतलब स्कूल के अंदर सभी लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट सी और एक ज़ील सी उत्पन्न हो गई, अराउज्ड, उत्पन्न हो जाना, ये हो गई थी। इस बात पर आपको कमेंट करना है कि कमेंट करके समझाइए कि कैसे हो गई, वो क्या हो गया बेसिकली, क्यों ज़ील ऐसे अराउज हुई। The order from Berlin brought a sense of shock and surprise in the class, यानी सब लोग अचंभे में थे और सब लोगों को सरप्राइज ही मिला था एक तरीके से कि भाई आखिरी क्लास है आज, कल से फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, इनफैक्ट जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो देखा जाए तो दो न्यूज़ है, पहली फ्रेंच नहीं पढ़ाई जा रही है, दूसरी जर्मन पढ़ाई जा रही है। जर्मन वो भाषा जिसका अभी तक इन सभी लोगों से कोई लेना देना नहीं रहा, एकदम ज़ीरो है देखा जाए तो। अचानक से एक से दूसरी भाषा पे अब स्विच करना है सभी लोगों को, तो ये उनके लिए एक सरप्राइजिंग भी था और उनके लिए शॉकिंग भी था। दे वर ऑल डम्बस्ट्रक, डम्बस्ट्रक का मतलब एकदम हक्के बक्के रह जाना कि ये क्या हुआ। तो सभी के सभी हक्के बक्के रह गए थे जब ये न्यूज़ उनको सामने पता चली थी। एज पर द ऑर्डर दिस वॉज द लास्ट फ्रेंच क्लास, और जो निर्देश जारी हुए थे उसके अनुसार ये जो क्लास है आज की मिस्टर हमेल की, वो आखिरी फ्रेंच क्लास होने वाली है। अल्सेज एंड लॉरेन हैड बीन कैप्चर्ड बाय द प्रशियंस, सो ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट इन द स्कूल्स। यानी अल्सेज और लॉरेन जो है ये दो जगह वो है, स्टूडेंट्स के नाम अच्छे से याद रखना, भूलना नहीं है। कभी भी ये नहीं लिखना है आपको अपने आंसर्स में दैट 2 एरियाज़ या 2 प्लेसेस ऑफ फ्रांस, ये नहीं लिखना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम रियलाइज़ नहीं करते और हम जगह के नाम लिखना भूल जाते हैं। नो, अल्सेज और लॉरेन ये दोनों नाम लिखने ही हैं आपको। अल्सेज एंड लॉरेन दोनों पर ही किसका कब्जा था? प्रशियंस का। कैप्चर करना, अपने इख्तियार में ले लेना। कैप्चर करने का मतलब होता है अपने इख्तियार में ले लेना, ठीक है। इसीलिए ये कानून जारी किया गया था, ये ऑर्डर दिया गया था कि अब से सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी स्कूल्स के अंदर। कौन से स्कूल्स के अंदर? जो एल्सेज और लॉरेन में जो स्कूल्स हैं वहाँ जर्मन ही अब से पढ़ाई जाएगी। Hamel had to leave the next day. Now they all felt passionate about their mother tongue. All the eminent village elders felt guilty for neglecting their mother tongue. अब अचानक से यहाँ पर सभी को, जैसे मिस्टर हमेल जो है उनको जब जाना पड़ रहा था, अगले ही दिन जाना था, जिस दिन ये निर्देश जारी हुए थे अगले ही दिन मिस्टर हमेल को स्कूल छोड़कर जाना ही पड़ रहा था। तो जैसे ही ये हुआ, सबके सब लोग पैशनेट फील, एक जुनून सा महसूस कर रहे थे अपने अंदर अपनी मातृभाषा को लेकर। देखिए, भले ही भाषा हो या अपनी खुद की जननी हो, मात्र ही होता है। उसे जितना प्रेम आपके अंदर होता है अपनी मातृभाषा को लेकर, उतना प्रेम किसी दूसरी भाषा को लेकर होना मुश्किल रहता है। मान सम्मान रहता है, लेकिन प्रेम जो होता है वो अपनी मातृभाषा से एक अलग ही रूप में होता है। जैसे ही सबको पता चला कि अब उन्हीं की मातृभाषा को सीखने के लिए रोक लगा दी गई है, सब एक अचानक सा अजीब सा जुनून उनके अंदर जन्म लिया कि ये अब वो कैसे आगे क्या कर पाएंगे, राइट। ऑल द एमिनेंट विलेज एल्डर्स का मतलब होता है जैसे जो बुज़ुर्ग लोग हैं और लोकप्रिय भी जिसे कह सकते हैं, जैसे मेयर साहब। तो मेयर साहब भी यहाँ मौजूद थे इस क्लास के अंदर, उस लास्ट लेक्चर में जो गांव के बुज़ुर्गों ने अटेंड की थी, उनमें से एक मेयर साहब भी थे, राइट।
सो ऑल द एमिनेंट विलेज एल्डर्स फेल्ट गिल्टी फॉर नेग्लेक्टिंग देयर मदर टंग। और जितने भी बाकी लोग थे जिन्होंने भाषा को सीखने पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया, बहुत ज़्यादा विचार नहीं किया कि हाँ ठीक है क्यों ही सीखनी है, अचानक से उन्हें बहुत ही अफसोस और एक धोखा सा महसूस हो रहा था। दे वर फीलिंग गिल्टी, ठीक है। Now they came to the class and showed their love and respect for their mother tongue. They were in awe for their French teacher Mr. Hamel. awe का मतलब होता है, एक तो होता है कि बुरा फील करना, किसी चीज़ को शॉकिंग महसूस करना, ये कंबाइंडली मीनिंग होता है awe का, राइट। तो सभी को, सारे के सारे लोग आए, उन्होंने अपना एक रिस्पेक्ट शो किया, अपना जो सम्मान है वो दर्शाया अपनी मातृभाषा की तरफ, तभी ये सभी लोग आए। वरना एक क्लास के अंदर इतने बुज़ुर्ग लोग पहले से एक उम्र जी चुके हैं, सबके सब बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं, और ये बूढ़े लोग सिर्फ एक दिन की लेक्चर के अंदर क्या ही सीख लेंगे। लेकिन यही अटेंड करना, एक सिंगल लेक्चर, लास्ट सिंगल लेक्चर इतने बूढ़े व्यक्ति के लिए अटेंड करना, इस बात को दर्शाता है कि किस हद तक वो अपनी मदर टंग को प्यार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, राइट। दे वर इन ऑ फॉर देयर फ्रेंच टीचर मिस्टर हमेल। उन्हें बुरा भी महसूस हो रहा था अपने फ्रेंच टीचर को लेकर, मिस्टर हमेल को लेकर, कि अब उन्हें अपना करियर अचानक से यहाँ ख़त्म करना पड़ रहा है। ख़त्म करने का मतलब है कि मिस्टर हमेल 40 सालों से पढ़ा रहे थे, ऐसे उनका कोई रिटायरमेंट नहीं हो रहा था, बल्कि एक निर्देश के कारण उन्हें अपना जो जॉब है छोड़ना पड़ रहा था, ख़त्म करना पड़ रहा था। तो जो एंड था वो सही और अच्छा नहीं था, जो मिस्टर हमेल को पसंद आए, राइट। तो गांव वाले भी इस चीज़ को लेकर बुरा महसूस कर रहे थे। Alright students, next is the entire school was filled with an air of repentance and guilt. सबको बहुत ही धोखा सा, बहुत ही पछतावा महसूस हो रहा था, पूरा स्कूल ये पछतावा महसूस कर पा रहा था। There was complete quietness, और इसीलिए स्कूल में उस दिन इतना सन्नाटा था। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से ध्यान है स्टूडेंट्स, तो आपको ज़रूर ध्यान होगा कि जब फ्रांस जो है स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था और जैसे ही स्कूल पहुंचा तो उसे अचानक से एहसास हुआ कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है स्कूल जैसे संडे मॉर्निंग का स्कूल हो, कि जब कोई नहीं आता है स्कूल में, एकदम सन्नाटा रहता है। ऐसा सा ये स्कूल जान पड़ता था कि यहाँ पर तो मानो कोई है ही नहीं, क्योंकि सब उदास थे, चुपचाप थे, किसी का कुछ बोलने का ऐसा मन कर ही नहीं रहा था। The teacher, Mr. Hamel, was dressed at his best and was full of emotions. वो बहुत ही अच्छे कपड़े पहन कर आए थे मिस्टर हमेल उस दिन। कौन से कपड़े? जो अक्सर वो या तो प्राइज़ डे पर पहनते हैं, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन डेज जो सेलिब्रेट होते हैं स्कूल्स में, या फिर कोई इंस्पेक्शन जब होती है उस समय, जो ख़ास मौके जो होते हैं उस समय वो जो ड्रेस पहन कर आते थे, आज भी वो वही ड्रेस पहन कर आए हैं। यानी उनकी अपीयरेंस से, जिस तरह से वो ड्रेसअप होकर आए हैं, उससे उदास नहीं लग रहे। इनफैक्ट ये अपीयरेंस क्या शो करता है स्टूडेंट्स, इस अपीयरेंस के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट। अपीयरेंस, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। पहले हम यहाँ पर इस एक्सप्लेनेशन को कवर करते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर अच्छे से कपड़े वो पहनकर आए थे मिस्टर हमेल, और बहुत ज़्यादा भावुक भी थे, इमोशनल भी थे, क्योंकि मिस्टर हमेल को इस बात का एहसास था कि ये उनका लास्ट लेक्चर है। अब आज के बाद इन सभी चेहरों को, इन सभी लोगों को, इस रूम को, क्लासरूम को, यहाँ के फर्नीचर को दोबारा कभी नहीं देखेंगे। तो वो भावुक हो रहे थे। Even the students in the class, including little Franz, felt remorse for their indifference to their mother tongue. In fact, आज इस मौके पे बाकी सभी स्टूडेंट्स के साथ साथ, बाकी सभी लोगों के साथ साथ फ्रांस को भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, और वो भी पूरी तरीके से पछतावे से भरा हुआ था कि उसने अपनी मातृभाषा की तरफ एक इनडिफरेंस दिखाया। इनडिफरेंस दिखाने का मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट शो ना करना। तो ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया अपनी मातृभाषा की तरफ, और ये उसे बहुत ही बुरा लग रहा था, और सिर्फ फ्रांस को नहीं, सभी लोगों को जो उस वक्त उस रूम में मौजूद थे। There was an atmosphere of stillness and quietness in the class. ऐसा लग रहा था क्लास के अंदर मानो सब कुछ ठहरा हुआ हो, मानो सब एकदम शांत और सन्नाटा हो। ये एक उदासी की लहर सी बताने की कोशिश की है कि हर जगह उस स्कूल के अंदर एक उदासी सी छाई हुई है।
एजुकेशन प्रिपेयर्स यू फॉर द फ्यूचर। ये जो सेंटेंस यहाँ ऐड किया गया है स्टूडेंट्स, उसकी वो ये है कि जैसे हम डिग्रीज मान कर चलते हैं, देखिए लिटरेट होना और एजुकेट होना उसमें अंतर होता है। तो एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों की नॉलेज होना, नॉलेजेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, साक्षर नहीं बनेंगे, तो एजुकेट होने में थोड़ी सी दूरी बन जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें ज्ञान का अभाव कभी ना हो, जितना ज्ञान हम ग्रहण कर सकते हैं उतना करना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही ज्ञान को ग्रहण करने का जो एक एहसास है, जो इम्पोर्टेंस है बेसिकली, वो किसी को यहाँ पर समझ में नहीं आ रही थी फ्रेंच लोगों को। यही कहीं ना कहीं कारण है कि प्रशियन सेना जो है इनको कैप्चर कर पाई थी, एल्सेज और लॉरेन एरियाज़ को, राइट। इसीलिए कैप्चर कर पाई थी क्योंकि उन्होंने अपनी ही मातृभूमि पर और अपनी ही मातृभाषा पे ज़्यादा गौर नहीं किया था। तो लेकिन आज वो बात इन्हें समझ में आ रही है। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अपीयरेंस की तरफ। अपीयरेंस से कि मिस्टर हमेल का जो अपीयरेंस है वो क्यों इतना अच्छे से ड्रेसअप होकर आए थे, ऑल्दो ही वॉज सैड, फिर भी वो इतना अच्छे से ड्रेसअप क्यों होकर आए थे, जो कि वो ख़ास मौक़ों पर जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं वो पहन कर आए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो सैडनेस या सॉरो शो नहीं करना चाहते थे। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन शोइंग एनी काइंड ऑफ सॉरो, तो डिडंट वॉन्ट टू शो एनी सैडनेस, ठीक है, ये वो नहीं दर्शाना चाहते थे, उनकी ये इच्छा नहीं थी। इनफैक्ट वो एक उनकी इच्छा क्या थी, वो क्या करना चाहते थे, एक छाप छोड़कर जाना चाहते थे, ठीक है, एक मार्क छोड़कर जाना चाहते थे, एक उदाहरण जिसे कहते हैं ना, एक छाप छोड़कर जाना। वो छाप छोड़कर जाना चाहते थे अपने स्टूडेंट्स के ऊपर कि लास्ट लेक्चर कितना ज़्यादा उनके लिए जो फ्रेंच है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। सो ही वॉन्टेड टू लीव एन इम्प्रेशन, तो लास्ट इम्प्रेशन कह सकते हैं हम इसको। जिस तरीके से फर्स्ट इम्प्रेशन ज़रूरी होता है, जैसे फर्स्ट इम्प्रेशन ज़रूरी होता है, लास्ट इम्प्रेशन भी ज़रूरी होता है। वो एक छाप छोड़ जाता है दिमाग में कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ये भी कारण था कि वो फ्रेंच लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस दर्शाना चाहते थे, इम्पोर्टेंट ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, कि वो कितनी खूबसूरत है और कितनी ज़रूरी है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, यहाँ आप वो एक्सट्रैक्ट भी लिख सकते हो अपने चैप्टर के अंदर से, जहाँ बताया गया है कि फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में जो शब्द कहे हैं मिस्टर हमेल ने, दैट हाउ रीजनेबल एंड हाउ लॉजिकल इट इज़ एंड हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ इन द इंटायर वर्ल्ड, ये भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये पूरा एक्सप्लेन अच्छे से उन्होंने किया है। अच्छी ड्रेस का और इम्पोर्टेंस का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अपनी किसी भी चीज़ के बारे में बताते हुए एकदम खुश होके और एकदम तैयार होके बताना, ये नहीं सोचना कि अरे ये तो मेरा लास्ट आखिरी दिन है, लास्ट लेक्चर है, तो मुझे क्यों ही कुछ अच्छे से तैयार होना है। नहीं, एक इज्जत देने का तरीका है ये कि नहीं, भले आखिरी लेक्चर है, लास्ट डे है मेरा यहाँ, लेकिन मैं अच्छे से रेडी होके और अपना बेस्ट लेक्चर दूंगा। ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, जो आप ध्यान में रखें, इनको और अच्छे से बेहतर तरीके से और एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, राइट। आई होप आपको ये इनकी अपीयरेंस उस दिन एकदम सूट बूट में जो रेडी होकर आए थे, क्यों ऐसे आए थे, वो भी आपको यहाँ अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, आवर लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। हमारी जो भाषा होती है ना, हमारे कल्चर का एक हिस्सा होती है और हमें उस पर अभिमान होना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, गर्व होना चाहिए। Describe how regretful Mr. Hamel and the village elders are for having neglected their native language, French. Native language जो हमारी मदर टंग होती है बेसिकली, जहाँ से हम होते हैं, जिस एरिया से, वहीं की भाषा नेटिव भाषा कहलाती है हमारी, राइट। तो यहाँ पर आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि मिस्टर हमेल और बाकी के जो गाँव वाले थे, सभी लोग और बच्चे भी इनफैक्ट, वो कितना रिग्रेट महसूस कर रहे थे, कितना अफसोस, कितना पछतावा महसूस कर रहे थे कि उन्होंने अपनी नेटिव भाषा को, जो कि कौन सी भाषा है, फ्रेंच, उस भाषा को इग्नोर किया, नेग्लेक्ट किया, उस पर ध्यान नहीं दिया और उसको एकदम हल्के में ले लिया।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और ये 2016 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी अपियर हो चुका है, राइट। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। When Berlin ordered that French language would no longer be taught in schools in the French districts of Alsace and Lorraine, it stirred the otherwise lazy Frenchmen. इसका मतलब ये स्टूडेंट्स की जैसे ही बर्लिन का जो ऑर्डर पास हुआ, जिस तरह से पता चला कि अब से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सिखाई जाएगी, पूरा अल्सैस और लॉरेन एकदम हिल गया, पूरी तरीके से उसमें एक हलचल सी फैल गई। और जैसे यहाँ स्टर शब्द लिखा हुआ है, स्टर का बेसिकली मतलब होता है, आपकी कुकिंग से एक एग्जांपल देती हूँ कि जब हम मान लीजिए दाल बना रहे हैं, तो उसके अंदर जब हम करछी ऐसे हिलाते हैं, गोल गोल घुमाते हैं करछी को दाल में, तो पूरी दाल ये जो गोल गोल घूमती है उसे ही कहते हैं स्टरिंग। तो इसी तरीके का सब लोग हिल गए थे पूरी तरीके से कि ये क्या नया ऑर्डर आया है, कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। तो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स के जो अल्सैस और लॉरेन जगह है वहाँ पर ही पास हुआ था ये ऑर्डर, ठीक है। और जितने भी फ्रेंचमैन हैं उनको अचानक से एहसास हुआ कि हमारी तो भाषा ही हमसे अब छीन ली गई, अब क्या होगा। Suddenly, they all had a strong desire to learn how to read and write their mother tongue. और अचानक से उन सबके अंदर ये इच्छा जाग उठी अपनी मातृभाषा को सीखने की, पढ़ने लिखने की, ये इच्छा सबके अंदर जाग गई। It was not only the children who went to school but also the elders of village who had not studied seriously in their childhood. ये इच्छा सिर्फ बच्चों के अंदर ही नहीं जागी थी कि छोटे बच्चों को ही एहसास हुआ हो जैसे फ्रांस को एहसास हुआ, नहीं। इनफैक्ट जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं अल्सैस या लॉरेन के, उनको भी ये इच्छा जागृत हो गई कि वो भी, क्योंकि उन्होंने भी अपने समय में सीरियसली पढ़ाई नहीं की थी इसे लेकर, राइट, फ्रेंच को नहीं सीरियसली सीखा, उनमें भी ये इच्छा जागरूक हो गई क्योंकि बचपन में उन्होंने सीखा नहीं था। पुटिंग ऑफ इम्पोर्टेंट वर्क्स टू द नेक्स्ट डे, और यही एक आदत रही है कि ज़रूरी कामों को अगले दिन पर टाल दिया जाना, जिसके बारे में मिस्टर हमेल ने इस चैप्टर में विस्तार से बताया भी है, एक्सप्लेन करा है। एक्सप्लेनेशन की वीडियो में भी मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि किस तरीके से ये फ्रेंच लोगों की एक आदत थी इस समय, नॉट टुडे, आज के दिन नहीं, इस समय ये आदत थी कि जो भी ज़रूरी काम है उसको अगले दिन के लिए टाल देना कि ये तो कल कर लेंगे, ये तो परसों कर लेंगे, अरे ये तो बाद में करेंगे, समय कहाँ जा रहा है। हमें एहसास नहीं होता कि समय कहाँ जा रहा है, लेकिन समय बीतता जा रहा है, जाता जा रहा है, और हमें जब समय चला जाता है तब एहसास होता है कि ये तो वेस्ट हो चुका है, राइट स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। The day finally arrived as it was the last day of French language in the schools. और आखिर वो दिन आ गया जिस दिन आखिरी दिन था फ्रेंच को पढ़ाने का। यानी इसका ये मतलब है कि किसी को पहले एहसास नहीं हो रहा था हमारे पास और समय है, फ्रेंच कल सीख लेंगे, कभी और सीख लेंगे, यही सब चल रहा था। लेकिन अचानक से ये एक तरीके का बॉम्ब फूटा, एक ब्लास्ट हुआ बेसिकली देखा जाए तो सभी के दिमाग पे कि अरे ये तो आखिरी दिन कब आ गया पता ही नहीं चला, क्योंकि कोई डेडलाइन थोड़ी दी थी कि 1 साल बाद या 2 साल बाद, ऐसी कोई डेडलाइन नहीं मिली थी किसी को। अचानक से निर्देश जारी हुआ था कि आज आखिरी दिन है। और ये आखिरी दिन जब आया तब समझ में आया कि हमने कितना समय बर्बाद कर दिया है। ये आप पर भी कहीं ना कहीं लागू करने वाली सी बात है स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने कहा था कि हर चैप्टर जो है रेलेवेंट है और रिलेटेबल भी है। यानी आप ये रिलेट कीजिए कि आप देखते ही देखते आज 12th स्टैंडर्ड में आ गए हैं और देखते ही देखते आपके 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम्स भी आ जाएंगे, फाइनल एग्ज़ाम्स। तो ये मत सोचकर बैठिएगा कि अभी तो हमारे पास 1 साल है, इतना समय है, अच्छे से पढ़ लेंगे, नहीं। शुरुआत से ही थोड़ी थोड़ी से ही, लेकिन शुरुआत से ही अपनी तैयारी एकदम पक्की रखिए ताकि एग्ज़ाम के दिन तक आपको परेशानी ना हो। मैं ये नहीं कह रही कि शुरुआत से ही एकदम 8-8, 10-10, 12-12 घंटे आप पढ़ने लग जाएं, जी नहीं, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। हिसाब किताब का नपा तुला पढ़ें, 2-2.5 घंटे भी पढ़ेंगे तो मोर देन सफिशेंट होता है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़रूरत क्या है? रेगुलरिटी की। रोज़ पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस तो कंप्लीट होता ही चला जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होता जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। They became serious and keen to learn as they feel the German would laugh at them for not knowing their own language. ये भी एक समस्या इन सब लोगों के सामने थी। अब यहाँ पर सबको पता था, सभी फ्रेंच लोगों को पता था कि जर्मन्स का उन पर राज है। तो जर्मन लोगों को जब पता चलेगा कि फ्रेंच लोगों को अपनी खुद की भाषा ही नहीं आती, नहीं आने का मतलब क्योंकि फ्रेंच अब
पूरी तरह से बंद कर दी तो भविष्य में तो ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं रहेगा, बचेगा ही नहीं कोई जो फ्रेंच बोल सके, क्योंकि उस पर तो प्रतिबंध लग गया है। उस समय जितने भी जर्मन होंगे वो फ्रेंच पर हंसेंगे। ये बात सोच सोच कर भी जितने भी फ्रेंच हैं उनको एक चिंता का विषय हो गया था उन लोगों के लिए कि अब क्या होगा, अब तो जर्मन जो है हम पर हंसेंगे कि हमें हमारी खुद की भाषा ही नहीं आती, और उन्हें पता चलेगा और सब जानेंगे कि हमने हमारी भाषा को तवज्जो नहीं दी। They are ashamed of themselves when the teacher says that this lack of knowledge is the reason for their defeat to the Germans. यानी ashamed का मतलब होता है शर्मिंदा होना, शर्म आना। जितने भी फ्रेंच लोग थे वो सब इस बात पर शर्मिंदा थे, खुद पर शर्मिंदा थे जब टीचर कौन, मिस्टर हमेल ने ये कहा कि उनकी जो लैक ऑफ नॉलेज है ना, लैक ऑफ नॉलेज का मतलब होता है कि ज्ञान नहीं होना, जो नॉलेज है, जो फ्रेंच भाषा आना चाहिए वो जो नहीं आती है, उसके कारण वही कारण है कि वे लोग जर्मन से हार गए। क्योंकि हम हमारी खुद की ही चीज़ को जब तवज्जो नहीं देते तो कोई दूसरा तो कैसे ही क्या ही देगा। इनफैक्ट वही हथियार बन जाता है सामने वाले का। यानी स्टूडेंट्स, अगर हम हमारी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे ना तो ऐसा नहीं कि सामने वाला भी इम्पोर्टेंस नहीं देगा। इनफैक्ट सामने वाले के लिए हमारी ये कमज़ोरी सामने वाले के लिए हथियार बन जाती है। और यही सेम केस हुआ फ्रांस और जर्मनी के साथ कि फ्रेंच ने अपनी ही भाषा को तवज्जो नहीं दी और ये तवज्जो नहीं देना ही एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जर्मनी ने, यानी जर्मन्स ने। राइट, जर्मनी के लोगों को ही जर्मन्स कहा जाता है। राइट, तो ये हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया और ये बात का एहसास आज हो रहा है सबको। राइट, and ask them to guard their mother tongue as being close to one's language is the key to escape from the prison of slavery. और यहाँ पर एक क्या ज्ञान की क्या बात कही मिस्टर हमेल ने, इन टीचर ने कहा कि अपनी मातृभाषा को बचाना, गार्ड करने का मतलब है चौकीदारी करना, बचाव करना, कि अपनी मातृभाषा का बचाव करना ही और अपनी मातृभाषा के नज़दीक रहना, उसके पास रहना ही इस बात की कुंजी है कि आप किसी भी तरीके की गुलामी की कैद से अपने आप को बचा सकें। क्योंकि अगर आपके पास अपनी खुद की भाषा की नज़दीकी नहीं है, आपको अपनी खुद की भाषा का ज्ञान नहीं है, तो आप कभी भी इस कैद से, इस गुलामी की कैद से बाहर नहीं निकल सकते। तो एक मात्र चाबी है इस जेल से बाहर निकलने की, इस जेल को तोड़ने की, और वो है अपनी भाषा आना, अपना कल्चर समझना। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज भी और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये जो वीडियो है यहाँ पर एंड होता है। इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एक्सप्लेनेशन में कोई भी डाउट है डेफिनेटली मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें। उसके अलावा यहाँ जो क्वेश्चंस थे उसको ध्यान में रखते हुए, आंसर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने और भी ऐसे क्वेश्चंस की बात की है जो फ्रेम होकर आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं फाइनल्स में ही, इसके अलावा भी तो एग्ज़ाम्स होंगे ना, तो वहाँ पर आ सकते हैं बिल्कुल किसी ना किसी तरीके से। तो उनका आंसर कैसे लिखना है वो भी मैंने आपको अच्छे से समझाया है। उनमें भी कहीं कोई डाउट रह गया हो तो ज़रूर से ज़रूर पूछें। फिर से याद दिला दूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि बाकी भी स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। राइट स्टूडेंट्स, और अगर अभी तक आपने मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिल रहे हैं ये सभी के सभी टॉप कोर्सेज क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको कुछ भी इसके लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही उन लिंक्स पर आप क्लिक करेंगे इन ई नोट्स और ई बुक्स की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो ई नोट्स हैं स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस सेट्स के साथ अवेलेबल हैं, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो आप हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। और स्टूडेंट्स, आखिर में मैं फिर से आपको ये याद दिला दूं, वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करें, शेयर ज़रूर से ज़रूर करें, और सबसे ज़रूरी बात, अपना ध्यान ज़रूर से ज़रूर रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।